हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। ये साइंस का पहला लेक्चर है और पहला क्विज़ आपको देने का प्रयास किया है। और ये पूरा क्वेश्चन का संग्रह एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया जा रहा है, जो बार बार हमेशा एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो आप कोशिश करें कि एक एक प्रश्नों को देखें और हर एक प्रश्न में मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि आपका एक क्वेश्चन आपके लिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, पेट में भोजन को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए हवा, बी पानी, सी एंजाइम, डी खनिज। तो इसका सही उत्तर होगा सी एंजाइम। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होकर के छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत तक जा कर के उसके बाद वह हमारे शरीर से निष्कासित हो जाती है। इस प्रक्रिया में भोजन को पचाने में कई सारे एंजाइम काम में आते हैं, जैसे कि मुंह के लार में टाइलिन, अगर थोड़ा सा आगे जाएं अमाशय में, तो अमाशय में आपका गैस्ट्रिक रस में जैसे कि जठर ग्रंथि जो होती है वहाँ से पेप्सिन, रेनिन जो कि प्रोटीन को तोड़ती है। आगे चल कर के आपको अग्नाशय रस में आपको ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है। छोटी आंत में जाने पर छोटी आंत में विटामिन का अवशोषण होना, ब्लड में जाकर के मिलना, इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया पूर्ण होता है। और पूरे पाचन प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एंजाइम का एक बहुत बड़ा जो है भूमिका उभर के आती है। तो इसलिए सबसे खास आवश्यकता जो होगी वो किसकी होगी? एंजाइम की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए रेनिन, बी टाइलिन, सी तेनिन और डी रेजिन। तो इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। मुंह के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है। स्टार्च आप याद रखिएगा, और स्टार्च का पाचन करने वाला कौन है? टाइलिन। ये कहाँ पे पाया जाता है? मुंह में, मुंह के लार में। और टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन खाने को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज खाने को किससे बदलता है? माल्टोज में। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछता है कि कौन सा एंजाइम जो है माल्टोज में खाने को बदलता है, तो वो कौन होगा? टाइलिन। कहाँ पाया जाता है? मुंह के लार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये एक एग्जैक्ट डाटा है, ये आपको याद होना चाहिए। ए 16, बी 18, सी 22 और डी 32। ये सभी फीट में दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। कुल आपका 32 फीट लंबी होता है पाचन नली। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्नों पे आ चुका है। अगला प्रश्न, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बी, यह तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सी, यह शरीर के रचनात्मक भाग हैं, और डी, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता है, आहार नाल होते हुए, आपका अमाशय से होते हुए, छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत तक जब पहुंचता है, तो इस दरमियान इस प्रक्रिया के दौरान कई केमिकल रिएक्शन होते हैं, और जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि ये अंदर रासायनिक क्रियाओं के बावजूद होने के बाद वह जो है भोजन को पचाते हैं और हमारे शरीर के लिए जो है उसे अवशोषण करने के लायक बनाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फाइबर और डी वसा। तो अभी अब तुरंत पढ़े हैं कि लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन क्या पचाता है? तो खाने के स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च को किससे बदलता है? माल्टोज में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए यकृत में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में और डी बड़ी आंत में। तो इसका सही उत्तर होगा सी छोटी आंत में। आप ध्यान रखिएगा कि खाने का अधिकतम जो पाचन प्रक्रिया होता है वह छोटी आंत में होता है, और इससे पहले खाना कहाँ रहता है? तो खाना रहता है इससे पहले अमाशय में, अमाशय के बाद आता है छोटी आंत में, और यकृत में जो है पित्ताशय होता है जिससे पित्त रस निकलता है, और वह छोटी आंत में पहुंचने से पहले खाने के साथ मिल जाता है और जो विषैले पदार्थ को या फिर जर्म्स को, जीवाणुओं को मार देता है जो भोजन में मौजूद होते हैं। और छोटी आंत में जाने के बाद खाना बहुत हद तक पच चुका होता है, तो उससे जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो ब्लड उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और शरीर के अन्य हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। और अन्य हिस्सों में पहुंचाने का काम ब्लड को कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग संश्लेषण करता है? ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी वृक्क और डी यकृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत में एक पित्ताशय पाया जाता है, छोटा सा नीला कलर का, आप देखते होंगे, सॉरी हरा कलर का, और उसमें उसी से पित्त रस का स्राव होता है जो जाकर के खाने के साथ मिल जाता है। उसके बाद वह अमाशय में पहुंचता है और उसके बाद जो है वह खाने में मौजूद विषैले पदार्थ और जीवाणुओं को भी मार देता है, जिससे कि हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा कि यकृत में यूरिया का भी निर्माण होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? यकृत। ठीक है। अमाशय से आप ध्यान रखिएगा कि आहार नाल के बाद खाना सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? अमाशय। ट्रिक याद रखिएगा, अमाशय मैंने आ महाशय, तो मतलब कि वो सबसे पहले खाना को बुलाता कौन है? अमाशय बुलाता है। अग्नाशय क्या होगा? तो अग्नाशय में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो पेप्टोज को एमिनो अम्ल में बदलता है। वृक्क जानते हैं कि किडनी होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी अमीनो अम्ल और डी शर्करा। तो इसका सही उत्तर होगा सी अमीनो अम्ल। आप ध्यान रखिएगा कि जब खाना आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों पर एक गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे आप जठर ग्रंथि कहते हैं। और इस जठर ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक रस। और इस गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। अब ये दो नाम सुने होंगे, पेप्सिन और रेनिन होता है। तो उसी में से जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन उसको क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोज में बदलकर उसे एमिनो अम्ल में बदल देता है। और एमिनो अम्ल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसमें सहायक होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन जो है बदलता तो है एमिनो अम्ल में, लेकिन इससे पहले वो पेप्टोज में बदलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस निम्नलिखित में से या निम्न में से किससे, ये साबित नहीं हो, यहाँ पे होगा स्रावित होता है। तो ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी ग्रहणी और डी यकृत। तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत में मौजूद एक पित्त का थैली होता है जिससे पित्त रस का स्रावित होता है जो खाने में मौजूद जीवाणुओं को और विषैले पदार्थ को खत्म करता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? ए सेरेबेलम,
बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लंगाटा और डी इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा होना चाहिए, यहाँ पे तो लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सेरेब्रम। आप ध्यान रखिएगा कि सेरेब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कि अगर हम एक मस्तिष्क को बनाने का प्रयास करें तो मस्तिष्क का ये सबसे अगला भाग जो होता है ये आपका सेरेब्रम होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा जो है सेरेब्रम होता है। और सेरेब्रम में ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसमें कि सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, इस प्रकार की बातें जो है सब सेरेब्रम में रहता है। तो आप ये सब बात याद रखिएगा कि बुद्धि के साथ साथ चतुराई, उसके साथ सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, ये सभी जो है सेरेब्रम में मौजूद पाया जाएगा। इसी के द्वारा जो है इसे कंट्रोल किया जाता है, सेरेब्रम के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की न्यूनतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? ए सेंट्रोम, बी मेरुरज्जु, सी न्यूरॉन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी न्यूरॉन। मेरुरज्जु, इसमें देखिए आप एक नाम देख रहे हैं जिसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मस्तिष्क के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है, जो आपका जाकर के बैकबोन से सटा होता है। तो आप ध्यान रखिए मेरुरज्जु कहाँ होता है, तो पश्च मस्तिष्क में होता है, पिछले मस्तिष्क का पिछला भाग में होता है, जो आपका जो है बैकबोन जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे जुड़ा होता है। और ये मेरुरज्जु से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 16 से 18, बी 20 से 25, सी 12 से 41 और डी 70 से 72। इसका सही उत्तर होगा 16 से 18। कुछ किताबों में आपको लिखा रहेगा कि लगभग 15 बार सांस लेता है, लेकिन अगर यदि आप एनसीईआरटी को देखते हैं या फिर एग्जैक्ट डाटा का आप खूब ढूंढते हैं तो आपको 16 से 18 बार लगभग देखने को मिलता है। तो ये सब डाटा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 4%, बी 8%, सी 12%। इसमें ऑप्शन नंबर डी छूट गया है, ऑप्शन डी था इसमें 16%। और ये क्वेश्चन पूछा गया है PCS में। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा ए 4%। आप कुछ डायग्राम को ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक CO2 और एक जो है आपका वाष्प, जल वाष्प, ये सभी हम लोग जो है सांस लेने की प्रक्रिया में सब कुछ लेते हैं। नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन लगभग 20% लेते हैं, CO2 0.03% लेते हैं। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, यहाँ पर सांस छोड़ने की बात हुई है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78 का 78% निकल जाता है, ऑक्सीजन निकलता है 16%, ये ऑक्सीजन का मात्रा दिया हुआ 16%, और CO2 निकलता है 4%। ठीक है दोस्तों, तो CO2 की मात्रा जो बहुत ज़्यादा कम थी पहले 0.03%, पहले CO2 की मात्रा कितनी थी? CO2 की मात्रा थी 0.03% और बाद में कितना निकलता है 4%, और ऑक्सीजन कितना रह जाता है 16%। तो ये आप डाटा याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ए CO2 तथा जल, बी फुमेरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल और डी पायरुविक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा पायरुविक अम्ल। आप ध्यान रखिएगा कि पायरुविक अम्ल जो है अनॉक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल आपको देखने को मिलेगा अंतिम रूप के रूप में, उत्पाद के रूप में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत में, बी गुर्दे में, सी प्लीहा में और डी मूत्राशय में। तो इसका सही उत्तर होगा ए यकृत में। आप पढ़ चुके हैं, यकृत में जो है पित्तरस का भी स्रावित होता है, पित्तरस, और उसके बाद
यूरिया भी इससे बनता है। अगला प्रश्न, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 दो बार रिपीट हो गया है। और दोस्तों जो भी आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिले और हम लोगों का हौसला और अच्छा रहे। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में किस भाग में प्रेम तथा भय का नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, बी सेरिबेलम, सी थैलेमस और डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका सही उत्तर होगा सेरेब्रम। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा सेरेब्रम। जैसा कि आप इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके थे कि बुद्धि के बारे में आपको बताया गया था कि सेरेब्रम में बुद्धि का भी नियंत्रण किया जाता है। तो सेरेब्रम में भय और प्रेम, सूंघना, सोचना, समझना, बुद्धि, चतुराई, ये सभी चीज़ें आपका जो है सेरेब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए इसमें 3 नाम और आपको दिया गया, तो ये 3 नाम के बारे में भी आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, उसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगला है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम ध्यान रखिएगा कि यह जो है मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का भाग में मौजूद होता है और इसका एक ही काम है शरीर को बैलेंस करना, हिंदी में कहें तो संतुलित करना। अगला आते हैं, अगला दिया है थैलेमस। थैलेमस का एक महत्वपूर्ण इसमें बात कुछ पूछता है, जैसे कि मस्तिष्क का यह भाग जो होता है यह भी, जैसे कि ये अगर मस्तिष्क है तो यहाँ अगर यदि सेरेब्रम है तो उसके बाद यहाँ नीचे होता है थैलेमस। और थैलेमस क्या क्या नियंत्रित करता है? तो दर्द, गर्म, ठंड को पहचानने में मदद कौन करता है? थैलेमस। ध्यान रखिएगा, दर्द को, ठंडा और गर्म को कौन पहचानता है? थैलेमस। अगला देखते हैं, अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इससे खूब क्वेश्चन पूछता है क्योंकि यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेगा कि इसका काम क्या है कि हार्ट बीट, उसके बाद जो है रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर, उसके बाद जो है श्वसन पर नियंत्रण, श्वसन पर भी नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस पे आप 3 चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तो पहले धड़कन पर नियंत्रण, हार्ट बीट पर नियंत्रण, रक्तचाप पर नियंत्रण और श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सब आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, लिख के रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला है श्वसन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि 78% इसे हम अंदर ले जाते हैं सांस के द्वारा और 78% इसे हम छोड़ भी देते हैं। बाकी CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.3% हम लेते हैं और CO2 कितना छोड़ते हैं? 4%। CO2 4% छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 16%। ऑक्सीजन लेते कितना है? 20%। इसे बात आप ध्यान रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ए सेरिबेलम, बी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा और डी सेरेब्रम। तो इसका सही उत्तर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी। अभी तुरंत आप पढ़े थे, हार्ट बीट पर नियंत्रण, रक्तचाप पर नियंत्रण और श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। BPSC में भी क्वेश्चन इससे आ चुका है। सेरिबेलम आप पढ़ ही चुके हैं कि यह बॉडी को बैलेंस करता है। अब बच्चा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये देखिए क्या होता है कि मध्य मस्तिष्क का यह एक हिस्सा होता है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि देखने और सुनने की क्षमता, ये देखने या सुनने की शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यह एक मध्य मस्तिष्क में उपस्थित एक भाग है जो कि देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, एक है हाइपोथैलेमस। एक और नाम आप जान लीजिए, एक नाम और होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? वो भी प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, यानी ये थैलेमस के नीचे होता है। थैलेमस के नीचे कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और इसमें क्या होता है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, जैसे भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन करता है?
तो वो कौन है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन भी आप कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी थैलेमस, सी सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप कहते हैं मेरुरज्जु। तो इसका स्थान कहाँ होता है? तो पश्च मस्तिष्क, पीछे का जो भाग होता है मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क में से इसका हिस्सा जुड़ा होता है जाकर के आपका रीढ़ की हड्डियों से, जिसे आप बोलते हैं बैकबोन। आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कुछ एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके आंखों में कीड़ा पड़ता है, तो आप एकाएक आंखों के पलकों को झपका देते हैं। आप माइंड के मैसेज के आने का इंतजार नहीं करके तुरंत आप आंखों को झपकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप कोई गर्म चीज़ छू लिए तो आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। पैर में कांटा चुभने पर एकाएक पैर को उठा लेना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन का जो है एक उदाहरण है, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो कहाँ पे नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है? ए हाइपोथैलेमस, बी थैलेमस, सी मेरुरज्जु और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। अभी तुरंत आपको पढ़ाए थे कि थैलेमस के ठीक नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। जैसे भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न। अगला है, गैस्ट्रिक रस का स्राव निम्न में से किस अंग से होता है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी यकृत और डी बड़ी आंत। इसका सही उत्तर होगा आपका अमाशय। अमाशय का जो बनावट है उसके दीवारों में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से ही गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है, गैस्ट्रिक रस निकलता है, और उसी गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, रेनिन। और उसमें से जो पेप्सिन होता है, उसमें से जो पेप्सिन पाया जाता है, वही पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज में बदलने का काम करता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर 2 जल्द अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी लेक्चर को देखिए और अपनी तैयारी को गति देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।